एक बार या सरकारी बैंक्स को एक बार दिखा सकते हैं। पीएसयूज बैंक का एक अलग से इंडेक्स बना हुआ है, पीएसयूज बैंक इंडेक्स के नाम से होगा। एक बार ज़रा वो पहले फायर करना और उसके जिन जिनके मैं शेयर्स के नाम लूँ आप वो भी फायर करना। यूनियन बैंक ये फायर करो, बैंक ऑफ इंडिया ये फायर करना, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, ये कुछ कुछ ऐसे सरकारी बैंक हैं जिनमें आज बिल्डअप बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। अमूमन जितने शेयर्स मैंने बोले सब बढ़िया होंगे। और पीएसयूज बैंक इंडेक्स फायर करो। रोहन भाई एक चीज़ बताइए, ये कुछ हद तक इस पॉलिसी को डिस्काउंट कर रहे हैं या फिर ये बिना पॉलिसी का ही मार्केट के अंदर एक वैल्यूएशन का जो थोड़ा फ्रॉथ था वो छट गया है, इसलिए ये ऊपर आ रहे हैं वापस से? देखो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना कि इस देश के अंदर कोई सरकार बदल गई या जीडीपी बढ़ गया या टैक्स का कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया। बैंक तो मैक्रोस पे ही रिएक्ट करते हैं और मैक्रोस पे रिएक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ खबर चाहिए, वो एब्सेंट है अभी। तो फिर ये रिएक्शन किस चीज़ का है? ये जो वैल्यूएशन का फ्रॉथ था वो हटा इसलिए ऐसा चल रहे हैं? हुआ है, दो चीज हुई है, दो रेदर तीन चीज हुई है। एक तो मार्केट अच्छा सा करेक्ट हुआ और 11.5% करेक्ट हुआ, निफ्टी 500 वहां पे रिकवरी आई। तो मार्केट वही देखती है कि यहाँ से कौन से सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में नंबर रखे थे। तो वहां पे बैंकिंग के एक नंबर थे और सामने ये न्यूज भी आया। ओवरऑल बैंकिंग मिल भी रहा था अच्छे डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे, बहुत कंसोलिडेशन किया था और नंबर भी ठीक आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द मिक्स ऑफ ऑल टू थ्री थिंग्स विच केम ओवर। और बहुत जगह पे एक सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है कि वहां पे जो कैपेक्स वाले बिजनेस से वहां से पैसा एक ओपेक्स टाइप के बिजनेस पे आ रहा है। तो पॉलिसी में क्या आएगा वो तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, मुझे नहीं पता है। पर आई थिंक सो एक्सपेक्टेशन साथ में वैल्यूएशन प्लस एक अच्छा नंबर्स, ये तीनों का मिश्रण से वी आर सीइंग सम गुड ग्रोथ इन बैंक एंड ये चालू हुआ है। दिस इज मोर, हमको लग रहा है कि बैंक निफ्टी और 7 से 10% और बढ़ सकती है यहाँ पे विथ ऑल द कैलकुलेशन डन। में देखिए चौतरफा तेजी का मूड माहौल तो बनता हुआ दिख रहा है। खाली कंजम्पशन एक थीम है जिसकी स्टोरी इतनी अच्छी फिलहाल नहीं नजर आ रही है, लेकिन इसके तरह अगर देखेंगे ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, हर तरफ अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह की तेजी हम बड़ी दिग्गज बैंक्स और साथ ही छोटी मझौली बैंक्स में देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं इस पूरी के पूरे थीम, इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आप? या गुड आफ्टरनून। सी बहुत ये पूरे सेक्टर में, ये पूरा क्वार्टर रिजल्ट्स में आप देखोगे तो दो सेक्टर्स ने बहुत अच्छा सरप्राइज किया है स्ट्रीट्स पे। एक है आईटी और सेकंड है बैंकिंग फाइनेंशियल्स, बीएफएसआई जो हम बोलते हैं। हमारा उसमें टेक ये है कि हमको आज भी ऐसा लग रहा है कि एसबीआई, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक इज अवर की पिक्स। बट या एचडीएफसी इज ऑल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा सेगमेंट जो आप देखोगे कि तकरीबन मोटा मोटी फ्रॉम लास्ट 1-2 years हैज बीन सेक्लूडेड और साथ में नंबर्स हैज बीन बेटर एंड बेटर। आप एसबीआई का पैट देखोगे और सामने एसबीआई का ग्रोथ देखोगे तो वो लीनियर नहीं है। पैट बहुत बढ़ गया पर प्राइस वही के वही रहा। तो हमको लग रहा है कि एक से दो क्वार्टर में ऐसा होगा कि एसबीआई और स्पेसिफिकली इन सर्टन बैंक्स व्हिच आई हैव टॉक विल डू मोर बेटर। सो बैंकिंग इज लुकिंग वेरी गुड एंड एसबीआई हैपेंस टू बी अवर टॉप पिक। बैंक्स फाइनेंशियल्स में इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और थीम बेस्ड अगर स्पेस की भी बात करें, अच्छा खासा एक्शन बैंकिंग शेयरों में देखने को भी मिला है। एसबीआई, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आज के सत्र में करीब 3 से 5% तक की मजबूती देख चुके। वहीं लार्जर प्लेयर्स लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक अगर आप देखेंगे वहां पर भी मजबूती के साइंस क्लियरली जो है नजर आ रहे हैं। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल्स पर आगे बात भी करेंगे। फाइनेंस स्पेस से जुड़ी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है, तो इस पर भी एक फोकस होना चाहिए। लेकिन आरबीआई का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का नियम जो है, इस नियम में अगले साल कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आरबीआई के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियम जो है उसमें इनोवेशंस होते हुए दिखेंगे। कुछ प्रावधानों पर अब भी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा और सोच विचार जो है वह जारी है। लेकिन क्या है ये प्रावधान और आगे किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ सकते हैं, इस पर सारी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए।
आरबीआई का जो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें, उससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ जो प्रोविजंस हैं ड्राफ्ट प्रपोजल की अगर बात करें, उस पर अभी चर्चा चल रही है स्टेक होल्डर्स के साथ, उसको अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लिहाजा इस बात की अब ज़्यादा संभावना है कि अगले साल ही ये जो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से संबंधित नए नियम हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर डीएफएस और आरबीआई ऑफिशियल्स के साथ एक और राउंड की बैठक हुई है। खासकर इस बात पर चर्चा हुई है कि ये जो 5% का जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग प्रोविजनिंग नॉर्म्स है उसमें किस तरह से ढील दी जाए और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जब से आरबीआई ने ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं तब से इस मसले पर चर्चाएं चल रही हैं। सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें बैंक्स, आईबीए, एनबीएफसीज और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने कमेंट्स आरबीआई को सौंपे हैं। उसके बाद जो अलग अलग प्रोविजंस हैं उस पर डिस्कशंस भी चल रहे हैं और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इसका नकारात्मक असर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर न पड़े। दरअसल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका व्यू ये है कि अगर इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इंफ्रा सेक्टर के लिए जो क्रेडिट फ्लो है उसमें दिक्कतें आ सकती है और इस बात को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस सेक्टर पर न पड़े। और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पर चर्चाएं चल रही हैं। इन स्टेक होल्डर्स ने ड्राफ्ट रूल में कुछ संशोधन की भी मांग की है और उम्मीद ये की जा रही है कि आरबीआई कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करेगा। सूत्र बता रहे हैं कि जो फाइनल गाइडलाइंस हैं वो जनवरी 2025 तक जारी किए जा सकते हैं और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, बहुत शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। सो क्लियरली बैंक्स फाइनेंशियल्स फोकस में है और इस पर और एनबीएफसीज को लेकर आगे कुछ और डेवलपमेंट्स की बातचीत भी आती हुई देखने को मिल रही है। ईटी नाउ स्वदेश के एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन बाजार में जो तेजी है, इस तेजी में मेजर प्लेयर्स और लार्जर प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। इसके इतर अगर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल, आईटीसी, सन फार्मा, हीरो मोटर कॉर्प, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर हैं जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन अगर देखेंगे वो काफी बुलिश और पॉजिटिव। टेक्निकल एफएनओ स्टॉक्स है ना, उन्हीं के बारे में जरा फिर से आपसे जानकारी चाहेंगे। एक शेयर है एंजल वन जो एफएनओ में आया है, काफी अच्छे से कमाई करा के वैसे दिए है शेयर ने लोगों को, लेकिन आज भी देखिए अच्छी रफ्तार है शेयर में, करीब 4.5-5% के आसपास की, और 25-26 रुपए के आसपास तक ये शेयर गिरा। वहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है इसमें। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई है, एक ब्रोकरेज हाउस ने दूसरे ब्रोकिंग फर्म पे रिपोर्ट जारी की है और 36 रुपए का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। आपको कैसा लग रहा है सर इसका स्ट्रक्चर और आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक बना है। लोअर साइड पे जो करेक्शन हुआ था, स्टॉक कंफर्टेबली अब जिस तरीके से अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में हमें लगता है 3250 से 3300 की तरफ तो ये चाल बढ़ते हुए दिख सकती है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे व्यू बुलिश ही है। अभी जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है ट्रेड, उनके लिए होल्ड करने की सलाह है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर लेना चाहिए वो होना चाहिए करीब 3030 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 3200-3250 तक हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं।